नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। और कितनी कश्मीर फाइल्स। दरअसल आज एक बार फिर कश्मीर से गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी है। कश्मीर की शांत वादियां एक बार फिर अशांत हुई हैं। बर्फीली वादियां, सुर्ख सफेद वादियां एक बार फिर लाल की गई है। आज फिर एक कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग की गई है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया, उसके घर जाकर उसको गोली मारी गई है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हो। लगातार कोशिश की जा रही है कि कश्मीर की शांत वादियों को एक बार फिर अशांत बना दिया जाए। जो तमाम कश्मीरी पंडित वापस अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं वो वापस ना आए। जो पंडित आ चुके हैं कश्मीर में वापस, वो अपने फैसले पर अफसोस मनाए। आतंकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो कोशिश कर रही है कश्मीर को वापस मुख्य धारा से जोड़ने की, सरकार की जो कोशिश है कि कश्मीर में एक बार फिर से शूटिंग का सिलसिला शुरू हो जाए, बॉलीवुड फिल्मों का शूटिंग का सिलसिला शुरू हो जाए, टूरिज्म वहां का और बढ़े, मुख्य धारा से कश्मीर के लोगों को जोड़ दिया जाए। इन तमाम इरादों पर पानी फेरने की कोशिश आतंकियों की लगातार बनी हुई है। और आपको बता दें कि बीते 2 सालों में किस तरह से लगातार कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो लगातार कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। सरपंच अजय पंडित की हत्या कर दी गई थी श्रीनगर में 8 जून 2020 को। उसके बाद माकन लाल बिंद्रू 5 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर में इन्हें भी गोलियों से भून डाला गया था। दीपक चंद 7 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर में मार दिए गए थे। राहुल भट्ट 12 मई 2022 को इन्हें भी गोलियों से भून डाला गया था। सुनील कुमार भट्ट 16 अगस्त 2022 शोपियां में इनकी हत्या कर दी गई थी। पूरन कृष्ण 15 अक्टूबर 2022 यानी आज शोपियां में एक बार फिर एक कश्मीरी पंडित का खून बहा दिया गया। किसी को अपने घर पर मौत का शिकार बना दिया जाता है, किसी के घर में घुसकर उसे गोली मारी जाती है, किसी को मेडिकल स्टोर में गोली मारी जाती है, किसी को सेब के बागान में जब वो जा रहा होता है अपनी रोजी कमाने के लिए, अपने बाग में देखभाल के लिए, उस वक्त उसे गोली मार दी जाती है। यानी कहीं पर भी आतंकी ये चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज चला जाए कि आप कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन समझना होगा आतंकियों को और आतंकियों के उन आकाओं को जो सरहद पार बैठे हैं और इस टेरर को फंड कर रहे हैं कि वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब आज की ये जो टेरर किलिंग है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा है कश्मीर के, वो हम आपको सुना देते हैं। इंसिडेंट हुआ है, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे एक कश्मीरी पंडित पूरन जी को मारा गया है और उनकी मृत्यु हो गई। जी। तो काम कर रहे हैं और इसमें आपको पता ही है कि पीएफएफ ने इसको क्लेम किया है। पीएफएफ ने फ्रीडम फाइटर करके उनका एक प्रॉक्सी नेम उसने क्लेम किया है। लेकिन हमारी ओर अभी श्योर हम लोग सिक्योरिटी थी सर इधर उस टाइम when this incident happened? जी, सिक्योरिटी तो यहाँ पे थी। एक हमारा जो गार्ड लगा हुआ है, ये जो छोटा सा क्लस्टर है वहाँ पे जो हमारा गार्ड लगा हुआ है, वो गार्ड यहाँ पे। सर गार्ड भी हाँ, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो स्कूटर से उनके किसी अपने जान पहचान के साथ ही वो स्कूटर से कहीं बाहर गए हुए थे और वो स्कूटर से लौटे थे। वो अकेले नहीं थे, वो 2 लोग थे। इंसिडेंट हुआ है, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लगातार जिस तरह की तस्वीर कश्मीर की बनाने की कोशिश की जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। कैसे एक एक करके कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे एक एक करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, फिर चाहे वो कश्मीर के हो या बाहर के। आपको याद होगी वो घटना जब एक गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले को, जो शख्स बिहार से कश्मीर आया था रोजी रोटी कमाने, उसको भी आतंकियों ने छोड़ा नहीं था। और आज फिर एक तस्वीर सामने आई है, ये एक कश्मीरी पंडित है जिसको टारगेट किया गया है। इससे पहले राहुल भट्ट, सुनील भट्ट, बिंद्रू जी, ऐसे
कितने ही नए नाम हैं जो कि अब आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ये वो कुछ चेहरे हैं जिन्हें आतंक ने अपना निशाना बना लिया है, और न जाने कितने चेहरों को आतंक निशाना बनाए बैठा होगा। उनका निशाना टारगेट पर लगे उससे पहले हमें इन आतंकियों के इस तंत्र को खत्म करना होगा, नेस्तनाबूद करना होगा। क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से एक बार फिर पंडितों के आशियाने बसाने की कोशिशें की जा रही है, जिस तरह से एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन पर बसाने की कोशिश की जा रही है, वो कोशिश नाकाम ना होने पाए, आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना होने पाए। इसके लिए जरूरी है कि कुछ सवालों के जवाब हमें मिल जाए, और ऐसे में एफएम न्यूज के कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं जिनके जवाब हम आज की इस चर्चा में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कितने और पंडितों की जान लेगा ये आतंक, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुन चुन कर मारा जा रहा है। 22 हिंदुओं की हत्या अब तक हो चुकी है, जिनमें से करीब 7 कश्मीरी पंडित थे। और क्या धरती का स्वर्ग फिर कभी गुलजार हो पाएगा? क्या घर लौटकर भी सुरक्षित नहीं है कश्मीरी पंडित? कब तक इन बर्फीली वादियों में खून की होली खेली जाएगी? कब तक आतंकी इसी तरह से लोगों को टारगेट करते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों खुफिया तंत्र से तेज है आतंकी तंत्र? क्या वजह है कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और एजेंसियां कुछ नहीं कर पाती हैं? क्यों आतंकियों का ये जो नेटवर्क है ये इतना स्ट्रांग है इन वादियों में कि इन शांत वादियों में बार बार की आवाज गूंजती? पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ने वाला है। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगी हमारे गेस्ट का, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। धन्यवाद सर, बार बार कश्मीर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनको सुनकर दिल दहल जाता है। कैसे ऐसे चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है लोगों को, ऐसे कैसे विश्वास कायम हो पाएगा? बिल्कुल मैडम, क्या है कि कुछ तो वहाँ अलगाववादी नेता है और पड़ोसी हमारा जो देश है पाकिस्तान है। हाँ। तो कश्मीर में जिस तरह से अमन चैन बहाल हो रहा है, हाँ। वो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आपने देखा होगा कि धारा 370-35 ये जब से हमने हटाई है तब से वहाँ की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सारी बौखलाई हुई है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो ये सब बौखलाहट में ये जितनी भी हरकतें वहाँ जो टेररिस्टों की जो घटना घट रही है, ये सब बौखलाहट में घट रही है। अभी क्या है, हमने वहाँ चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है कि चुनाव करा के आम जनता को वहाँ की सत्ता हाथ में दी जाए, जिससे वहाँ के क्षेत्र के विकास और अच्छे हो सके। वो चीज ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वहाँ के क्षेत्रीय नेता हो, चाहे वो पड़ोसी देश पाकिस्तान हो या टेररिस्ट जो उग्रवादी है वो, ये सब चीजें हजम नहीं हो रही उनको कि कश्मीर में अमन चैन बहाल क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा इस साल गर्मियों की सीजन में सबसे ज्यादा कश्मीर में पर्यटन गए, रिकॉर्ड टूट गया था। तो ये चीजें कैसे ये लोग हजम कर लेंगे कि जिस कश्मीर में इन्होंने बरसों से आतंक मचा रखा है, ठीक है, अब वहाँ पर एक नई खुशहाली आ रही है, वहाँ विकास की कार चल रही है। हाँ। वहाँ नई इंडस्ट्रियल आ रही है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि आतंकियों को और इन आतंकियों के जो आका हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि कश्मीर घाटी पर वापस से पंडित आ रहे हैं, लौट रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर के एसपी वैद्य सर। सर, स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। आप जम्मू कश्मीर में रहे हैं, आपने वहाँ के हालात देखे हैं, वहाँ की व्यवस्था को समझा है। एक बार हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक बार बताइए कि क्या वजह है कि खुफिया तंत्र से ज्यादा स्ट्रांग वहाँ पर आतंकी तंत्र है और आज भी है? आप देखिए, पिछले लगभग 32-33 सालों से वहाँ टेररिज्म चल रहा है, तो उसकी जड़ें काफी मजबूत है। हालांकि सरकार ने 370 हटाकर काफी अहम कदम लिए हैं और बहुत सारे जो इकोसिस्टम बनाया था टेररिज्म का, उसको तोड़ने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों को जो सरकार में भी बैठे थे उनको भी निकाल रही है सरकार। लेकिन
ये पूरे समाज में एक घुस गया है, उसको अभी भी ऐसे लोग हैं जो उनको पनाह देते हैं और वो बेसिकली जो जिहाद पाकिस्तान की डीप स्टेट ने लॉन्च की है उसकी मदद करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर हैं या माइनॉरिटी हैं, कश्मीरी पंडित हैं या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या JNK पुलिस के लोग हैं या लेबरर हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं समझता हूँ सरकार को कदम लेने चाहिए, सभी वो जरूरी कदम, जिससे इनकी कश्मीरी पंडित जो वहां रह रहे हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले, क्योंकि इस तरह से उनको मरने देना ठीक नहीं है। अगर आपको याद होगा जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई, मैंने उस वक्त भी कहा कि आप इसके बाद और राहुल भट्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देखते आए हैं कि बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है। तो सरकार को पुख्ता कदम लेने चाहिए ताकि ऐसी किलिंग और ना हो, और अगर जो जिसको नहीं प्रोटेक्ट कर सकते उसको जम्मू आने देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इनको हथियारों की ट्रेनिंग देनी चाहिए, इनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए और हथियारों के लाइसेंस भी देने चाहिए। अगर इन पर हमला होता है तो ये भी टेररिस्ट को ना मार सके। लेकिन सर क्या ये एक मुश्किल और नई खड़ी नहीं हो जाएगी कि जब सिविलियंस के हाथ में हथियार होंगे तो सिचुएशन कई बार बिगड़ भी सकती है? बिल्कुल नहीं, ऐसे हालात में जहां एक इस तरह का हालात बने हैं वहां हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम लेने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ हर कश्मीरी पंडित जो कश्मीर वैली में रह रहा है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको हथियार देना चाहिए ताकि वो अपने आप को भी डिफेंड कर सके। ठीक है। कैप्टन आई सिंह पूर्व DGP रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वैद्य सर, आप कितने सहमत नजर आ रहे हैं? DGP साहब का कहना है कि हथियार सिविलियंस को भी दिए जाने चाहिए। अब नहीं, वैद्य साहब वहाँ जम्मू कश्मीर में रहे, बहुत इनका कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, सराहनीय कार्यकाल रहा वैद्य साहब का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैद्य साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल एक विचारणीय पॉइंट है, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए अगर हथियार होगा तो ऐसे टाइम जब तक उनको दूसरी सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती है तब तक वो कम से कम सेल्फ पीस अपनी जो स्वयं की सुरक्षा को कर ही सकते हैं। तो ये वैद्य साहब का सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है और इस सुझाव को मैं बिल्कुल सरकार में रखूंगा कि कम से कम इतना सेल्फ अपना डिपेंडेंट होना चाहिए कि तुरंत अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो अपने आप का बचाव कर सके। बिल्कुल सही, वैद्य साहब का पॉइंट बहुत अच्छा है और मैं भी सरकार में इस बात को रखूंगा। और हथियारों की ट्रेनिंग जरूर होना चाहिए। जहाँ का माहौल इस तरह का है कि जहाँ से भी आतंकवादी घटनाएं घटती है तो लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए और उनके पास हथियार भी हो। कैप्टन आई सिंह देखिए, एक बहुत बड़ी दिक्कत सर वहाँ पर अक्सर ये भी आती है कि जो लोकलाइट्स हैं उनका पूरा समर्थन नहीं मिल पाता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोकलाइट्स की भी अपनी समस्याएं हैं, वो भी प्रेशर में होते हैं और लोकलाइट्स के बीच तमाम जो आतंकी हैं वो घुसे बैठे हैं। आप पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है वहाँ पर कि कौन निर्दोष लोकलाइट्स हैं, कौन निर्दोष सिविलियंस हैं और कौन सिविलियंस के बीच में छुपे बैठे आतंकी हैं, दहशतगर्द हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहां पर यही है। नहीं तो आतंकवाद पे जितना सख्ती से हमारी सरकार शक्ति उनके ऊपर बढ़ती है, इतनी शक्ति पहले कभी रही नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले, और वैद्य साहब भी वहां रहे, वो भी इस बात को अच्छी बात को भी जानते हैं कि 2014 से पहले वहां की हालत क्या थी कि डेली वहां बम ब्लास्ट होते थे और जगह जगह होते थे। जब कश्मीर का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था जहाँ बम ब्लास्ट ना होते हो, जम्मू का नहीं था, इवन यहाँ तक की ट्रेनों में भी होने लगे थे। अगर हमारी सरकार जब से आई है तब से इन चीजों पर रोक लगी है कहीं ना कहीं। तो अभी क्या है, छुटपुट घटना है जो हो रही है, मगर हमारे लिए छुटपुट घटना भी बड़ी है। हम नहीं चाहते कि हमारा एक दरअसल ये छुटपुट घटनाएं दहशत पैदा करती है कि आप सुरक्षित नहीं है। आप अपने बाग पर जा रहे हैं, सेब के बागीचे पर, वहां आप शिकार बन सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर अपनी दुकान पर बैठे हैं, वहां शिकार बन सकते हैं। आप दफ्तर में काम करने गए हैं, स्कूल में हैं, आप कहीं पर भी शिकार बनाए जा सकते हैं। कहीं पर भी आतंकी आपको अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं, गोलियों से भून सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हो। तो हमारी सरकार बिल्कुल इस पर काम कर रही है और आपने देखा होगा कि घटनाएं बहुत नाम मात्र की घटना रह गई है। और ये जो अभी जो घटना हो रही है ये सिर्फ इसकी बौखलाहट है कि
उन्हें लग रहा है कि सरकार अब भदौरिया साहब बहुत बड़ा टारगेट है आपके सामने, बहुत बड़ा लक्ष्य है। 32 साल पुरानी जड़ें हैं आतंक की, या 32 से भी पहले की आप कह लीजिए। ये तो 1990 से तो हम गिनते हैं कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं और तेज हुई, उसके बाद से तो हम पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन जड़ें तो और पहले से यहाँ पर जमा ली थी आतंक ने। तो बहुत बड़ा टारगेट है आपके सामने। मेरे साथ एक और गेस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं, राजेश धर साहब है। ये कश्मीरी पंडित हैं और ये शायद हमें और अच्छे से समझा सके जिस दर्द से तमाम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। धर साहब, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, क्या लग रहा है, क्या कश्मीरी पंडितों के मन में दहशत पैदा कर पाएंगे आतंकी, जो चाह रहे हैं? आतंकियों का मंसूबा यही है। जी, क्वेश्चन जो है ये कर पाएंगे इज डिफरेंट थिंग। आई मीन कर ही रहे हैं इनफैक्ट, अगर हम देखा जाए तो ये तब से ही हो रहा है। एंड हमारी कम्युनिटी ऐसी है भी नहीं कि मतलब हम लोग टैलेट कर पा रहे हैं इस चीज पे। एंड वी नीडेड सम सपोर्ट फ्रॉम आर्मी एज वेल एज, बिकॉज आई सीन सम थिंग्स हैपनिंग देयर कि जो ये हत्या हुई है तो इस पे भी आई मीन फोर्स इज नॉट सपोर्टिंग अस, central government is not supporting us, and I mean this is really bad from our part, because हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। मतलब ये खाली देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हम सब हिंदू हैं और मुझे खैर किसी हिंदू मुस्लिम कोई रिलीजन से कोई वो नहीं है, बट देन समहाउ ये है कि मैम हम लोगों को कुछ ना कुछ रिएक्शन लेना पड़ेगा। दहशत है। ठीक है भदौरिया साहब, देखिए धर साहब साफ कह रहे हैं कि दहशत है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोशिशें हो रही हैं, वो साफ कह रहे हैं कि दहशत फैलाने में वो कामयाब हो रहे हैं, आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? उनको नहीं लग रहा है कि वाजिब कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, ये तो कहना इनका गलत होगा। हाँ, मानता हूँ दहशत है, मगर वहाँ के जो लोग, जो जैसे आपने अभी एक शब्द कहा था कि लोकल का जो साथ मिलना चाहिए, तो सही बात है। जिससे लोकल के लोग 100% हमारे छोड़ो 80% भी करवा के लोकल लोग। सवाल यही उठता है, आखिर कैसे लोकलाइट हेल्प करेंगे जब आतंकी उनके बीच घुसकर बैठे हैं? हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि आतंकी ने परिवार के एक सदस्य को जो है किडनैप कर लिया है, बंधक, या उन्हीं के घर में बंधक बनाया हुआ है। तो वो लोकलाइट्स कैसे आपकी मदद करेंगे? बहुत, इसीलिए मैं कह रही हूँ सर, बहुत बड़ा टारगेट है आपकी सरकार के सामने। सिर्फ एक कदम उठा लेना, सिर्फ कोशिश कर लेना ही इसका हल नहीं है। बहुत पुरानी जड़ें हैं, 32 साल से तो हम देख रहे हैं, उससे पुरानी ये जड़ें हैं आतंक की, और ठोस कदम उठाने होंगे। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल जो है ना, ये जो पिछली सरकारें रही है, हाँ, इन्होंने पूरा आतंकवाद को पाला पोसा है, पाल पोस के आतंकवाद को इतना बड़ा किया है सरकारों ने। आपने देखा होगा कि एक 4 एयरफोर्स अधिकारियों का खुलेआम मर्डर करने वाला यासीन मलिक, और उसको पीएम हाउस में बुला के उसके साथ फोटो सेशन होता है, उसका स्वागत होता है। तो पिछली सरकारों ने आतंकवाद को इस तरह से पाला था, मगर हमारे टाइम ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे टाइम आतंकवादी है और उसकी जगह जेल होती है, पीएम हाउस नहीं होती है। तो वो चीजें धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा जो, लेकिन आतंकी इतनी धीरे रफ्तार से नहीं आगे बढ़ रहे हैं सर, दिक्कत यहाँ पर आ रही है। आतंकी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं आगे, और वो दहशत फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। धर साहब, राजेश धर साहब हमारे साथ में एसपी वैद्य सर जुड़े थे, जो कि आप डीजीपी रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और वो कह रहे हैं कि आप सिविलियंस को, कश्मीरी पंडितों को हथियार दीजिए, लाइसेंसी हथियार दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए कि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। कितना सहमत हैं आप? कितनी जरूरत महसूस हो रही है आपको? वेल मैम, इस बात के लिए तो मैं, देखिए, अगर मुझे आप पर्सनली बोले कि मुझे हथियार उठाना है और किसी को मारना है, तो आई माइट डू इट, ठीक है, फॉर माई होम कम्युनिटी। बट देन, लेकिन मेरे को ये बताइएगा मैम, हमारी कम्युनिटी में आज तक कभी ने किसी ने तो गन उठाया नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जो आर्मी में रहे हैं। तो मेरी काफी सारी फैमिली आर्मी से बिलोंग करती है, तो आई नो कि उन्होंने गन्स उठाए हैं फॉर आवर कंट्री, टू आई मीन डिफेंड आवर कंट्री। बट देन हमारे लिए ये चीज मैम, हम एक सिविलियन को जाके फिर वहां पर मारे हैं, ये सब मुझे नहीं लगता कि हमारी कम्युनिटी से कोई करेगा। बट दो, अगर आप ये बोलते हैं कि मतलब आप प्रोवाइड करेंगे एंड हमें सबसे पहले एक स्पेस दे दीजिएगा वहां पे, सर मैं आपसे ये गारंटी दे देता हूँ कि अगर हमें एक सेपरेट स्पेस मिलता है एंड वी ऑल कश्मीरी कम्युनिटी स्टे टुगेदर, और हम लोग रिटायलेट कर सकते हैं तब। लेकिन ये जो हो रहा है कि मतलब कोई कहीं रह रहा है, मतलब सारे बटे हुए हैं, एंड दे गेट इजीली टारगेटेड इन कश्मीर। बट देन इफ वी सी, अगर हम लोग एक
एकजुट रहें तो मुट्ठी मजबूत रहेगी और हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है भदौरिया साहब, एक सजेशन है आधर साहब की तरफ से कि तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं वो संगठित होकर रहें, एक क्षेत्र में रहें, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। ऐसे बिखरे हुए रहेंगे तो वो कमजोर महसूस करेंगे। ये एक सजेशन है। भदौरिया साहब, लगातार हम देख रहे हैं, बार बार आवाज उठती है पाकिस्तान से बात कीजिए, पाकिस्तान से बात कीजिए, पाकिस्तान से बात कीजिए। ये जो तमाम आवाजें उठ रही हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि पूरा जो और पार्टियां हैं उन्होंने काम नहीं किया। अब पार्टी क्या आगे कदम लेने वाली है? क्या वाकई पाकिस्तान से बात करना इसका सोल्यूशन है? क्या कश्मीरी पंडितों को हथियारों की ट्रेनिंग देना इसका सोल्यूशन है? क्या कश्मीरी पंडितों को वहां बुलाना सही फैसला है, नहीं है? एक फाइनल कमेंट आप मुझे इस पर अपना दे दीजिए। क्या दरअसल करना चाहिए अब, क्योंकि ये दहशत तो रोकनी होगी। सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। हेलो जी भदौरिया साहब, आपका फाइनल कमेंट सर। जी बिल्कुल, हमारे सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ, आप निश्चित रहिए और सरकार का ये दायित्व बनता है कि बिल्कुल कश्मीरी पंडित है उनको उनकी जगह पे बताएंगे। ये सरकार का बिल्कुल दायित्व है। और आप कश्मीरी पंडित बिल्कुल ये ना सोचे कि वो अकेले है, पूरी सरकार उनके साथ करी है, पूरा सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ कश्मीर में खड़ा है। तो आप निश्चित रहिए। और रही बात पाकिस्तान से बात क्यों करेंगे? वो है कौन जिससे हम जिससे बात करेंगे? वो तो एक आतंकवादी देश है। आतंकवादियों से हमारा बात करना कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में हम उनको क्यों बीच में लाएंगे? ठीक है। हाँ ठीक है, वो सरहदी क्षेत्र है जिससे वो थोड़ा आतंकवाद फैला रहे, हम उसको भी बहुत जल्दी नाबूद कर देंगे। कश्मीर से नाम और निशान खत्म कर देंगे आतंकवाद का, आप निश्चित रहिए। ठीक है। धर साहब, आपका फाइनल कमेंट, जिस तरह से लगातार हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, क्या कुछ कश्मीरी पंडित इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं देश से, क्या महसूस कर रहे हैं? जी मैम, हमें तो सबसे पहले उम्मीद तो है, क्योंकि देखिए हम भी इसी देश के नागरिक हैं, तो अपने देशवासियों से ही हम लोग भी कुछ उम्मीदें रख रहे हैं कि ताकि हम भी सबसे पहले तो सेटल डाउन हो जाए वापस। बिकॉज आई नो माई सेल्फ, आई एम होमलेस फ्रॉम लॉन्ग टाइम नाउ। आई मीन but then there are situations I'm not able to do the things better, but then हाँ ये है कि अगर हमें वापस बुला लिया जाए एंड हम लोग कश्मीर में एक साथ एकजुट रहें तो हम भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हमारी कम्युनिटी आज की डेट में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वाकई इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद भी बहुत सक्षम और बहुत मजबूत होकर आगे बढ़ती रही है बीते 32 सालों में भी। जी मैम, दैट्स ट्रू। आई मीन कभी किसी ने कटोरा लेके मतलब हम लोग भीख नहीं मांगे, बट हाँ जो भी है मेहनत करी है, उठ के खड़े हुए हैं एंड वी ट्राइंग टू डू व्हाटएवर वी कैन फॉर। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज भी विस्थापित हैं, जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थे, वो भविष्य नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन। मैं आपको ऐसे केसेस बहुत सारे दे सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ कभी चलें तो आप खुद देख के मतलब हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और ये जिंदा कैसे हैं। I have lot of cases जो कि मैं देखता रहता हूँ कि मैं भी जितना कर सकता हूँ उनके लिए करता हूँ, बट देन नहीं पाता। Since I have my own family, I have my own responsibilities, so but then जितना कर सकता हूँ कर लेता हूँ मैं। somehow ये है कि हमें कुछ सपोर्ट हमें गवर्नमेंट से चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे डिफेंस से एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज जब किसी के विंग्स काट दिए जाएं परिंदे के, देखिए हम ये मानते हैं कि हम लोग कश्मीर में अभी फॉर एग्जांपल ये हत्याएं हो रही हैं, तो किलिंग्स के बाद मतलब वी नॉट गेटिंग एनफ सपोर्ट फ्रॉम द आई मीन डिफेंस ऑल्सो। वहां पे भी हत्याया जाता है उन्हें, क्योंकि मेरे पास कुछ ही वीडियोज आए थे, ऑडियोज आए थे आज ही कि ऐसा हो रहा है जी कश्मीर में, तो ये हत्या हुई है, तो वहां पे आके मतलब
बिल्कुल, चीजें अभी भी सामान्य नहीं हो पा रही हैं, जख्म फिर से हरे हो रहे हैं। 1990 की जो घटनाएं थी वो शायद लोगों की आंखों के आगे एक बार फिर घूम रही होंगी आज इन हत्याओं को देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजेश धर साहब, साथ ही वैद्य सर, हमें अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट मैम। तो तमाम तस्वीरें कश्मीर से एक के बाद एक सामने आ रही हैं, जो फिर से सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर कश्मीर की बर्फीली और शांत वादियों में कब तक गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी, और क्या वाकई कश्मीरी पंडित घर लौटने के बाद भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या फिर उनके सामने एक बार फिर असमंजस है कि वो अपनी जान बचाए या फिर अपना घर। इन तमाम सवालों के ऊपर आज हमने चर्चा की। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।